नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, उसके लिए आप इन 2 नंबर पे कॉल कर लीजिए और चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किस तारीख से कौन से पेड ग्रुप्स हमारे अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए स्टार्ट होंगे। उसके अलावा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे आप चाहें तो कांटेक्ट और फॉलो हमको कर सकते हैं। सबसे जरूरी कि जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपकी काफी मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला आर्टिकल शुरू करते हैं आज का मेंस के लिए। ये पेज नंबर 6 पे है, ओनिंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, जो हमारी राजनीति का अपराधीकरण इसका अर्थ है। इसके ऊपर काफी अच्छा सा एक आर्टिकल आया है। और सिलेबस की बात करें तो GS2 में जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाली लाइन एंड उनकी फंक्शनिंग और दूसरा गुड गवर्नेंस, दोनों पे ही ये असर डालेगा। और GS4 एथिक्स के पेपर में जो आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है, राजनीतिक एटीट्यूड, उस पे अगर सवाल आया तो उसमें आप इससे यूज करके चीजें लिख सकते हैं। तो चलिए इसको धीरे से एनालाइज करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, देखिए इसको समझिए ये होता क्या है। ये एज इट इज आपको वर्ड यूज करना है, राजनीति का अपराधीकरण। तो देखिए 2004 में हमारे पार्लियामेंट में 24% जो MPs थे वो ऐसे थे जिनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा था। और ये 2009, 2014 और 2019 के आंकड़े हैं। 2019 में 43%, तकरीबन आधे हमारे कानून बनाने वाले सांसद के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो आज आया है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है रिसेंटली पास। उसमें उन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या उनके जो लीडर हैं वो जवाब दें कि स्वच्छ उम्मीदवार का चयन नहीं करने का कारण बताइए। ठीक है, गिव रीजंस फॉर नॉट सिलेक्टिंग क्लीन कैंडिडेट, कि अगर आपने ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया है इलेक्शन में जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आपने उसको क्यों खड़ा किया है। आपको ऐसा कोई आदमी क्यों नहीं मिला कि उस जिससे आप उसको रिप्लेस कर सकते या आप स्वच्छ इमेज वाले आदमी को खड़ा कर सकते। तो काफी पेचीदगी का काम है, क्योंकि ऑलमोस्ट जहां पे आप देख रहे हैं कि 50% ऑलमोस्ट पार्लियामेंट में जब क्रिमिनल केस वाले सांसद हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी जो विधानसभा है और विधान परिषद है, इसमें कितने होंगे, स्पेशली यूपी, बिहार, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के विधानसभा और विधान परिषद में, जहां पे आजकल थोड़ा सा नेताओं को काफी आइडियलाइज किया जाता है और काफी जो थोड़े बहुत क्राइम्स को भी ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे कि हम लोग आजकल न्यूज में देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस घर गिरा देना किसी का या एनकाउंटर कर देना। सो दीज आर एक्चुअली अनलॉफुल, ये कानूनी चीजें नहीं होती हैं, पर इनको हम लोग काफी सराहना भी देने लगे हैं। वही चीज मैंने थोड़ी सी नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, जो आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि लीडर्स कैन नॉट बी बेटर देन द सोसाइटी इन जनरल। इसका मतलब यह है कि नेता सामान्य रूप से समाज से बेहतर नहीं हो सकते। देखिए जैसे हम लोग हैं, ये लाइन आप एज इट इज यूज करिएगा अपने आंसर्स में, एथिक्स में भी और GS2 में भी, और ये हो सकता है ऐसे भी आ जाए इस पे। तो आगे कभी मौका मिलेगा इस पे और आर्टिकल या वो अलग से कुछ मटेरियल इकट्ठा होगा, तो मैं अपनी तरफ से आपको अलग से देने की कोशिश यहीं पे करूंगा। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कि पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसे आने के बहुत चांसेस हैं इस साल, सारे ही पेपर में। UPSC तो डेफिनेटली, और उसके अलावा UP PCS और जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं। खैर, तो लीडर्स कैन नॉट बी बेटर देन द सोसाइटी इन जनरल, इसका कहने का ये मतलब है कि देखिए राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इस टाइप के लोग बहुत ही कम समय में 50-50 साल के गैप में कोई एक निकल के आता है। सामान्य जो नेता होते हैं वो हमारी ही सोसाइटी से निकले होते हैं। तो जैसे हम लोग हैं वही लोग चल के नेता बनते हैं। तो अगर हम लोग ये सब चीजें ग्लोरीफाई करेंगे कि आप अनलॉफुल चीजों को ग्लोरीफाई करिए, आप
फिल्मों में आप देखिए कि पुलिस कुछ भी जादुई काम कर देती है, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वही एटीट्यूड जिंदगी में भी आने लगता है, पर एक्चुअली में वो सब गैर कानूनी है। तो ये इस लाइन का मतलब था। उसके अलावा कुछ और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, जो आर्टिकल कहता है, पहले के जो उनके रिकमेंडेशंस हैं कि अगर क्रिमिनल केस है तो आप अपनी पार्टी को राइटिंग में दीजिए और पार्टी उसको सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर दोनों में निकाले कि ये हमारा कैंडिडेट है और ये केस इसके खिलाफ हैं। पर देखिए ऐसा होता नहीं है। जनरली जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स या जजमेंट हैं वो नीचे तक आते आते ना फॉलो नहीं हो पाते हैं। तो यही यहाँ पे देखा गया है। अब इस जजमेंट पे देखिए कितना फॉलो होता है कि नहीं, वो तो चलिए हम आगे देखेंगे बिहार इलेक्शन में फॉलो होता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इतनी जल्दी फॉलो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनपे ना फॉलो अप नहीं होता है कि अगर वो नहीं फॉलो हो रहा है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो, बड़े बड़े नेताओं या लीडर के खिलाफ करो। अब जैसे बिहार इलेक्शन मान लीजिए आ रहा है, अब उसमें जो दो बड़े लीडर्स हैं नीतीश कुमार जी और आरएलडी पार्टी के, अगर उनके कैंडिडेट्स मान लीजिए क्रिमिनल वाले हैं और अगर उनको सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में नहीं रखती कंटेम्प्ट में, अगर वो उनकी डिटेल्स पब्लिक ना करें, तो एक तरह से अपने ही जजमेंट का वो फॉलो नहीं कर पाई। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस तो है नहीं, अलग अलग राज्यों की पुलिस को उनको उसका मानना पड़ता है, मानना पड़ना चाहिए, करना चाहिए, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज जो इस आर्टिकल में ये कही गई है कि जो लोग हैं सिटीजन्स, वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। आप लोग जो हैं जब वोट करने जाते हैं या जब आपके इलाके का आता है कि ये कैंडिडेट हैं, तो अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, तो अगर आप उस पार्टी के लीडर को उसी वक्त उस पे सवाल करेंगे कि आपने इन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्यों दिया, तो धीरे धीरे उससे असर पड़ेगा। ये इस आर्टिकल में कहा गया है। तो ये आपको खुद ही एक विजिलेंटिज्म जो बोलते हैं, विजिलेंटिज्म तो खैर गलत वर्ड है, जागरूकता, एक सिटीजन एम्पावरमेंट, जो कल भी मैंने बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन, वो होना चाहिए। तब जाके आपकी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थोड़ी थोड़ी कम होगी। देखिए इससे नुकसान कितना होता है। गुड गवर्नेंस कैन नॉट हैपन विदाउट गुड पीपल इन पावर। ठीक है, काफी जनरल सा स्टेटमेंट है, इसको भी आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी बात चल रही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की। ठीक है, तो अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, इतने क्रिमिनल केसेस लोग लेके आएंगे अलग अलग संसद में और अलग अलग जगह नेता बनेंगे, विधानसभा में आएंगे, विधान परिषद में आएंगे, राज्यसभा लोकसभा में आएंगे, तो गुड गवर्नेंस आप देश की कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, हम ही लोग वोट देते हैं सबको, तो आप गुड गवर्नेंस फिर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि GS2 में जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उनकी फंक्शनिंग, और GS4 में, ठीक है, GS4 में जो एक पॉलिटिकल एटीट्यूड वाली लाइन है कि एक नेता का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, ठीक है, उन दोनों से आप इसको रिलेट करिए और इसको चेंज करने की और भी तरीके सोचें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये अपने जनरल देश के नो हाउ के लिए और एग्जामिनेशंस के लिए, तो डेफिनेटली। तो ये इसमें आप दो चीजें याद रखिएगा, जो फैक्चुअल चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो जजमेंट मैंने आपको बताए, और ये जो फैक्चुअल है कि 24 से 43% वाला। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप अपनी तरफ से सोच के लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके हिसाब से। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल जो आज मेंस के लिए है वो भी पेज नंबर 6 पे, वीजा पॉलिटिक्स। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वीजा पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्योंकि वहां पे है इलेक्शन, और इलेक्शन के वक्त लोग अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बोला है कि पहले तो देखिए GS2 में इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया। डेवलपिंग के अलावा डेवलप्ड कंट्रीज भी है उसमें, यहां पे मैंने मिस कर दिया है। तो जो भी कंट्रीज हैं डेवलपिंग या डेवलप्ड, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनसे क्या असर पड़ेगा भारत पे, वहां पे ये सीधे सीधे आपके सिलेबस में जाएगा। GS2 में ही इंडियन डायस्पोरा, जो हमारे भारतीय लोग बाहर रहते हैं, जिनको हम NRI बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ध्यान दीजिए उसमें इंडियन लिखा होता है। NRI का मतलब ये नहीं कि वो अंग्रेज हैं, वो तो फिरंग हो गए, वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं जो कि दूसरे देश में रहते हैं। बेसिकली NRI जो होता है वो टैक्स के लिए होता है। अगर 180 दिन से आप
देश के बाहर रह रहे हैं तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। यहां से एनआरआई शब्द निकल के आया था। थोड़ी सी ये जनरल नॉलेज ध्यान रखिएगा। चौथी चीज जो इसमें है, GS4 से इसको हम रिलेट करेंगे इंटरनेशनल एथिक्स की, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब खेल रहे हैं, क्या वो एथिकल है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में देखिए पहले तो कुछ कुछ फैक्ट्स, जो टाइप्स ऑफ वीजास थे उन्होंने, जो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, वैसे तो उम्मीद कम है। H1B सबसे इंपॉर्टेंट वीजा यही है स्किल्ड वर्कर का। देखिए इंडिया के जितने मैक्सिमम इंजीनियर्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं, तो वो बेसिकली स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, IIT से बच्चा पास आउट होता है, इंडिया में उसको उस लेवल की जॉब कभी मिलती है कभी नहीं भी मिलती है। मोस्ट ऑफ देम वांट टू मूव टू अमेरिका, वो चाहते हैं कि यार बाहर चले जाएं। और यूएस जो होता है, आपने फिल्मों में शायद देखा होगा हॉलीवुड की, अमेरिकन ड्रीम बेचता है, अमेरिकी सपना। क्यों? अमेरिका जो है अपने आप को दुनिया की नंबर 1 डेमोक्रेसी मांगती है, तो फ्री विल बहुत ज्यादा है वहां पे, जिसको जो करना है करो। मतलब इतना करो कि अभी आपने देखा होगा कि एंटी मास्क वाले लोग आ गए थे कि हमको कोरोना होने दो, भीड़ में आ गए थे कि वी वांट कोरोना टू हैपन, ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, पर ये हम एंटी लॉकडाउन और मास्क वास्क नहीं पहनेंगे। तो इतना फ्रीडम है, प्लस वहां पे कोई भी उनका झंडा जला देता है, उसके कपड़ों में उसको पहन लेते हैं। तो स्किल्ड वर्कर, ठीक है। H4 कौन होते हैं? डिपेंडेंट ऑफ H1B। देखिए मान लीजिए आपकी वाइफ को H1B वीजा मिला, ठीक है, वो वहां पे स्किल्ड वर्कर, आपकी उनसे शादी हुई, आप भी चले गए वहां पे, तो आप उन पे डिपेंडेंट बन के चले गए, फिर आप वहां पे अपना दूसरे लेवल का काम ढूंढ रहे हैं। आप स्किल्ड वर्कर नहीं है पर आप डिपेंडेंट हैं। तो दोनों तरफ से होता है कि आपकी स्पाउस, आपकी पति या फिर पत्नी, या फिर आपके आगे चल के जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो अगर H1B वीजा वाले लोगों को रोक दिया गया है या आगे नहीं मिलेगा, या आगे चल के इसमें जो ऑलरेडी H1B पे हैं उनको धीरे धीरे करके निकाला जाएगा, तो एक नहीं 3-3 4-4 लोग निकलेंगे, तो इससे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा ये L टाइप और J टाइप भी वीजा होते हैं। स्टूडेंट वीजा होता है, और L टाइप आपका जो कंपनी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जो अलग अलग देशों में होते हैं, इंटर कंपनी ट्रांसफर, उसके लिए होता है। तो सभी तरह के वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस की बातें चल रही हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीजा पे भी बातें चल रही हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी उन स्टूडेंट्स को अब घुसने ही नहीं दिया जाएगा यूएस में, वीजा होने के बावजूद। तो जो सिलेबस में हमारे है इंपैक्ट्स ऑन इंडिया, उसमें देखिए नंबर 1 है रेमिटेंसेस, प्रेषण। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द करेक्ट वर्ड, लेकिन रेमिटेंसेस, वहां से जो पैसा भेजते हैं लोग कमा के डॉलर में। देखिए बेसिकली जो वहां पे लोग पैसा कमाते हैं, डॉलर जितना महंगा होगा उतना उनका एक्चुअली फायदा होता है, क्योंकि वो पैसा वापस भेजते हैं, वो इंडियन में कन्वर्ट होता है, तो डॉलर 100 रुपए का हो जाए उनका और फायदा है, राइट। बट देन यस, रेमिटेंसेस, वहां से पैसा आता है तो यहाँ पे लोगों का घर चलता है। तो ये अगर कम हो जाएंगी तो बहुत से लोगों को उससे दिक्कत होगी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। दूसरी चीज जॉब क्रिएशन। देखिए ये स्किल्ड वर्कर हैं, ये अपनी फ्री विल से, अपने टैलेंट से बाहर गए हैं। ठीक है, ये एम्स में काम कर सकते थे, ये चाहते तो इसरो में भी काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, या इनको लगा होगा कि मैं और अच्छा और ज्यादा कमाऊं। तो अगर ये यहां वापस आ जाएंगे तो इनके लिए जॉब कहां है हमारे पास उतनी हाई लेवल पे, राइट। दैट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। फिर इस तरह के लोग थोड़े से संकी टाइप के भी बोले जा सकते हैं। सो या दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, देखिए इसको अगर आप देखें, सॉफ्ट पावर की अवधारणा, देखिए सॉफ्ट पावर क्या होती है। अगर इंडियंस, देखिए 40 लाख इंडियंस रहते हैं यूएस में, ठीक है, कुछ कुछ ने इसमें ग्रीन कार्ड भी ले लिया होगा, बट दिस इज द लम सम करंट फिगर, 40 लाख, 4 मिलियन। तो सॉफ्ट पावर क्या होती है? जैसे मान लीजिए इंडियंस गए यूएस में, जाके बहुत टाइम से रह रहे हैं, ठीक है, 1 जनरेशन हो गई, 2 हो गई, ठीक है, H1B पे गए थे, या 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड आसानी से नहीं मिलता, तो लेकिन और उनकी नेशनलिज्म, उनके अंदर भावना है, तो धीरे धीरे वो वहां के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने लगते हैं इंडियंस की तरफ, इंडिया के बेटरमेंट की तरफ, ठीक है, और धीरे धीरे फिर वहां पे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी गेन करने लगते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट पावर, ठीक है। जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप है, अगर उनके एडवाइजरी ग्रुप में, ठीक है, कोई मान लीजिए इंडियन हो जो वहां पे 10 साल से रह रहा है, तो नेचुरली उनको ऐसी एडवाइस देगा जो इंडिया के लिए फायदेमंद हो इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर यही होता है। जो हमारा योगा डे हम लोग मनाते हैं वो भी एक सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर होती है आपकी मिलिट्री पावर, नौसेना, वायुसेना। सॉफ्ट पावर होती है ये डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस। वो धीरे धीरे जितने ज्यादा आपके लोग वहां होंगे, वो धीरे धीरे उस देश को आपके देश की तरफ इन्फ्लुएंस होने में मदद करते रहेंगे, ठीक है।
तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए। इंपैक्ट ऑन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की इससे सॉफ्ट पावर जो है वो कम हो जाएगी, तो आगे चल के यूएस जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो थोड़ी थोड़ी इंडिया के फेवर में ना होके दूसरे देशों की तरफ झुकी हो सकती हैं। ये लाइन आपको यूज करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर राइटिंग देख लीजिए। गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अचीव्ड इफ क्रिमिनल्स बिकम लॉ मेकर्स रेगुलरली एनालाइज। यदि अपराधी नियमित रूप से कानून निर्माता बन जाते हैं तो सुशासन हासिल नहीं किया जा सकता। विश्लेषण करना है इसका, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था पहले आर्टिकल में, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो जरूर ये आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए आज छोटा सा आर्टिकल है। मालाबार एक्सरसाइज आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन क्योंकि अखबार में आ गई है तो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। भले ही आप इसको 5 साल पढ़े और 5 साल एक बार भी नहीं आई है। 2016 में एक बार यूपीएससी में शायद ये आया था, उसके बाद से नहीं आया, लेकिन अब ये कभी भी आ सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने की बात चल रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जा सकता है, इस पे विचार होगा। अभी इसमें इंडिया, यूएस और जापान है। नेवल एक्सरसाइज है ये। ऑस्ट्रेलिया को क्यों सोचा जा रहा है लेने के लिए? विल हेल्प टू काउंटर चाइना, सीधी सी बात है। क्वाड ग्रुप आपको याद होगा, इंडिया, यूएस, जापान, और अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए तो ये चारों ही देश चीन के अभी खिलाफ काफी ओपनली बोल रहे हैं। तो अगर ये चारों एक नेवल एक्सरसाइज करेंगे तो साउथ चाइना सी में वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा, एक ताकत का प्रमाण होगा। तो उसके तहत ध्यान रखते हुए प्रीलिम्स के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा। कल मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।